वेलकम टू मैथ्स विद साक। मैथ्स विद साक के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा लेक्चर 14 है। तो इस लेक्चर 14 में हम कवर करेंगे कंपाइलेशन ऑफ डेटा का पार्ट 2। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 कवर किया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट्स और एग्जाम्पल्स को जो है कंसिडर किया था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे उस वीडियो की लिंक आपको मिलेगी, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। तो आज जो हमारा जो पार्ट 2 है, इसमें हम कंप्लीट प्रोसेस जो है कंपाइलेशन का सीखेंगे। ये जो वीडियो सीरीज है ये स्पेशली जेकेएसएसबी पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए डिज़ाइन की गई है। तो अगर आप मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का सेक्शन पूरी तरह से कवर करना चाहते हैं तो आप मेरी इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो अभी मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन पे भी क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले। तो अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज मैथ्स विद साक पे जा सकते हैं। वहां से आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरे फेसबुक पेज का इंटरफेस है। तो चलिए हम जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम कंपाइलेशन करते हैं तो कंपाइलेशन क्यों करते हैं। बेसिक ये भी पता होना चाहिए कि कंपाइलेशन क्यों करते हैं। कंपाइलेशन क्यों करते हैं ये मैंने इससे पहले वीडियो में भी आपको बताया था, लेकिन मैं आपको यहाँ से थोड़ा बहुत जो स्टार्टिंग में आपको जो स्टार्टअप करूँगा, ताकि आपको जो है वीडियो में फिर स्मूथली जो है चीज़ें समझ में आ जाए। So the first thing, we have some problem and there is a need to find the solution of the problem, usually a research problem। तो होता क्या है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है, तो इस प्रॉब्लम का हमें सोल्यूशन निकालना होता है। तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना होता है। ये हमारे पास क्योंकि जब कंपाइलेशन हम करते हैं ना वो रिसर्च प्रॉब्लम पे ही करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में जब हम किसी प्रॉब्लम को देखते हैं तो प्रॉब्लम के लिए हमें हमारे पास डेटा होता है, तो हम फिर डेटा को असेंबल करते हैं, उस पर स्टडी करके हमारे पास रिजल्ट्स निकलते हैं। ठीक है, तो पहले हमारे पास क्या है कि कंपाइलेशन में हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है और इस प्रॉब्लम का हमें सोल्यूशन निकालना होता है, जिसको हम यूजुअली जो है एक रिसर्च प्रॉब्लम बोलते हैं। सो वी हैव टू डेवलप अ वे और अ पाथ थ्रू विच वी परफॉर्म दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द सोल्यूशन। तो जब हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम का हमें क्या निकालना है, सोल्यूशन। लेकिन सोल्यूशन खुद तो नहीं आ जाएगा, इसके लिए आपको डेटा चाहिए। तो डेटा के लिए आपको क्या डेटा कहाँ से लाओगे, तो इसका एक तरीका होता है, इसकी एक पाथ होती है। तो इस पाथ को आपको डेवलप करना है, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि कैसे इसको डेवलप करना है। तो एक पाथ होनी चाहिए जिसको फॉलो करके आप जो है डेटा को जो है इकट्ठे करोगे, डेटा को लाओगे, ताकि आप प्रॉब्लम को जो है फाइंड कर सको, इसका सोल्यूशन निकाल सकोगे। सो लास्टली आपको क्या करना है, जब आपने डेटा लाया, ठीक है, तो आपको इसको असेंबल करना है। अब असेंबल कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो लास्ट में हमारे पास जो है असेंबलेशन करना, असेंबल करना होता है डेटा को, ताकि हमारे पास जो डेटा है ना वो किसी नतीजे पर पहुंचे और जो हमारी प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाए, और जो फाइनल रिजल्ट है वो रियलेबल एंड एक्यूरेट हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कंपाइलेशन में ध्यान रखनी है कि कंपाइलेशन हम क्यों करते हैं, कि हमारे पास एक रिसर्च प्रॉब्लम होती है और इस रिसर्च प्रॉब्लम का हमें सोल्यूशन निकालना होता है। ठीक है, तो एक पाथ होती है जिसके आधार पर हम उस पाथ को फॉलो करते हैं और फिर इसी के अंडर जो है हम कंपाइलेशन करते हैं, ताकि हमारे पास जो फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो जो है रियलेबल और एक्यूरेट होना चाहिए और हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो। ठीक है, सो व्हाट वी शुड डू एट द फर्स्ट इंस्टेंस। तो पहले जो हमारे पास जब हम किसी प्रॉब्लम की तरह सोचते हैं कि हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो हमें क्या होना चाहिए, पहले जो दिमाग में जो है वो चीज़ें क्या होनी चाहिए वो मैं पहले आपको यहाँ से बता देता हूँ। डेटा प्लानिंग, तो आपको प्लानिंग करनी है।
ठीक है। प्लानिंग इज एवरीथिंग। जैसे कि आप अभी जो है जेकेएसबी पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जब आपने सिलेबस को देखा होगा तब वहाँ से आपने सोचा होगा कि मैं पहले अकाउंटेंसी को उठाऊंगा क्योंकि 30 मार्क्स है, फिर मैं कंप्यूटर को उठाऊंगा 30 मार्क्स है, फिर मैं उठाऊंगा दूसरे सेक्शंस को जिसके जो है ज़्यादा मार्क्स हो, जनरल नॉलेज उसके भी 30 मार्क्स है, ठीक है। तो फिर जो 10-10 के मार्क्स की जो 3 पोर्शंस जो दूसरी 3 पोर्शंस हैं उनको मैं फिर लास्ट में उठाऊँ क्योंकि मेरे पास 90 जो मार्क्स वाले जो सेक्शन जो 3 सेक्शन वो मैंने कवर किए होंगे। फिर इसके बाद जो 30 मार्क्स मेरे रहते हैं वो मैं आसानी से करता रहूँगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक टाइप की, मैं नहीं कहता हर एक की यही प्लानिंग होगी, किसी ने पहले 10 मार्क्स के ही उठाए होंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है अपनी प्लानिंग पे। तो आपने पहले प्लानिंग की होगी कि मुझे किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। इसी तरह से जब आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लान करते हो। डेटा प्लानिंग मीन्स वी शुड क्लियरली प्लान व्हेयर टू कलेक्ट द डेटा। आपके पास जो है एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि आप कहाँ कहाँ से डेटा को लाओगे और किस तरह से लाओगे और कहाँ लाओगे, ठीक है। प्लानिंग होनी चाहिए। इसके बाद आपको एक कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए, वो है गीगो। इसको हम कहते हैं गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। इसका मतलब ये है कि इफ यूर डेटा इज नॉट एफिशिएंट देन इट इज जस्ट अ गार्बेज इन टू रिसर्च और रिसर्च प्रॉब्लम एंड वी शुड मेक इट आउट ऑफ द प्रॉब्लम। तो जब आप डेटा को इकट्ठे करोगे अपनी प्रॉब्लम में, ठीक है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम में को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ से डेटा लाते हो और जब आप इसको अप्लाई करते हो अपनी प्रॉब्लम में तो ये रिजल्ट नहीं देता है, ठीक है। तो ये रिजल्ट नहीं देता है तो इसका मतलब यही कि आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो इस डेटा को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि आपका डेटा जो है वो इनसफिशिएंट है, डेटा इसके लायक नहीं है। तो इसको हम कहेंगे कि ये आपके पास एक गार्बेज है, तो आपको इस गार्बेज को निकालना है। तो रिसर्च प्रॉब्लम इसको अवॉइड करेगी, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। सो दिस इज द गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट कंसेप्ट। तो आपके पास जो भी डेटा होगा वो एक एफिशिएंट डेटा होना चाहिए। ये नहीं कि वो आपने कहीं से भी उठा के लाया और अपनी रिसर्च प्रॉब्लम में इंट्रोड्यूस किया, आपके पास रिजल्ट्स, हाँ हो सकता है कभी रिजल्ट्स भी निकले लेकिन वो रिजल्ट जो है एफिशिएंट नहीं होंगे, ठीक है। ओके, सो इसके बाद हमारे पास है क्लियरली डिफाइन डेटा बिफोर वी स्टार्ट। तो आपको डेटा को भी डिफाइन करना है। जैसे कि आपने डेटा को पहले प्लान किया कि मुझे कहाँ से डेटा को कलेक्ट करना है, अब आपको डेटा को डिफाइन करना है कि डेटा कौन सा होगा, ठीक है। पहली बात जो यहाँ ये पहली बात थी कि आपको ये सोचना है कि डाटा कहाँ से कलेक्ट करना है। यहाँ से ये दूसरा है कि मुझे कौन सा डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है। सो व्हाट we should define what type of data we should be using. So this is just a primary or a secondary data. ये आपका टॉपिक है आपके सिलेबस में। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो यही है कि मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। तो वो तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझो कि ये जो प्राइमरी डाटा है इसको हम कहेंगे ओरिजिनल डेटा, ठीक है। जो ओरिजिनल हो, जो इससे पहले कभी अभी नहीं आया हो, जो बिल्कुल आपने अपने दम पे किया होगा, ठीक है। और सेकेंडरी के उसको हम लेबल देंगे रीयूज, यानी कि रीयूज जो कि इसको जो पहले किसी ने यूज किया हो अब आप इसको फिर से जो है यूज करना चाहते हो, तो इसको हम रीयूज्ड मटेरियल कहेंगे, ठीक है। सो ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि आपको कौन सा डाटा यूज करना है। यूर हाइपोथेसिस। अब ये हाइपोथेसिस क्या है कि हाइपोथेसिस एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, ठीक है, स्टेटमेंट होती है जिसके आधार पर आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को क्या करते हो, सॉल्व करते हो, ठीक है। तो ये जब आप प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो ना उसी टाइम आपकी हाइपोथेसिस हो सकती है अपनी प्रॉब्लम में, जिसके आधार पर आप प्रॉब्लम को फिर सॉल्व करते हो, ठीक है। सो योर इनिशियल हाइपोथेसिस ऑन विच योर प्रॉब्लम इज बेस्ड एंड अफेक्ट्स योर अप्रोच टुवर्ड्स द डेटा। तो हाइपोथेसिस के आधार पर भी आपका डेटा अफेक्ट हो सकता है। आपका फॉर एग्जांपल आपकी एक प्रॉब्लम है, ठीक है, तो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम ऐसी है कि आपको किसी पर्टिकुलर एरिया का रेनफॉल जो है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ रेनफॉल आपको कैलकुलेट करना है,
अब आप रेनफॉल कैसे कैलकुलेट करोगे? या तो आप फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कहूँगा अर्बन एरिया का, तो आपको अर्बन एरिया का जो है जो रेनफॉल कैलकुलेट करना है कि कितना जो है इन द नेक्स्ट 10 इयर्स जो है कितनी रेनफॉल हो सकती है। वो आपको एक स्टेटमेंट देनी है, आपको एक रिजल्ट देना है जो रियलेबल हो, ताकि जो इस पे जो आने वाली जो गवर्नमेंट है उसकी कितनी कैसी पॉलिसीज होंगी, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो फिर हाइपोथेसिस बनती है वो है कि आप अर्बन एरिया का 10 इयर्स का देखते हो, क्योंकि ये आपकी आपने एज्यूम किया है कि मैं अर्बन एरिया के लिए जो है ये रिसर्च कर रहा हूँ अगली 10 साल के लिए, अगली 20 साल के लिए नहीं, अगली 10 साल के लिए। तो इससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो हो जाती है रिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये हो जाती है रिस्ट्रिक्ट। इससे आपका डेटा पे इफेक्ट जो है असर पड़ता है, क्योंकि आप रूरल एरियाज में नहीं जाओगे, ठीक है। तो इससे आपका जो डेटा है वो इफेक्ट हो सकता है। तो आपको पहले जब आप डेटा कलेक्ट करने जाओगे, जब आप डेटा की सोचोगे, तो आपको अपनी हाइपोथेसिस भी अंडर कंसिडरेशन रखनी होगी। So the last is kitchen sink approach. अब kitchen sink approach क्या है? You should not put everything into the research and making everything chaos so that it becomes difficult to analyze the data further. अब ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो है अक्सर गलती करते हैं कि जो है कंपाइलेशन को समझते हैं, कंपाइलेशन जो है उसको समझते हैं कि हम डेटा को असेंबल करना होता है। अब ये वर्ड जो है असेंबल, तो तब जाके हम कंपाइलेशन क्यों, हम ऐसे ही कहेंगे कि डेटा को असेंबल करना है, क्यों हम कंपाइलेशन का वर्ड यूज करते। तो इसका मतलब ये है कि आपको डेटा को असेंबल करना है ताकि उस पे जो हम फिर एनालाइज कर सके, एनालिसिस कर सके, और एनालिसिस के बाद आपके पास रिजल्ट आ जाए। लेकिन अगर आपने डेटा को एनालाइज किया, ठीक है, सॉरी, अगर आपने डेटा को असेंबल किया, एनालाइज भी किया, ठीक है, लेकिन इसके बाद आपके रिजल्ट नहीं निकले, तब जाके हम इसको कंपाइलेशन क्यों कहेंगे? हम इसको, ये तो कंपाइलेशन ही नहीं है, क्योंकि कंपाइलेशन तभी हम उसको कहेंगे जब आपके पास रिजल्ट निकलेंगे। तो ये सिंपली डेटा को इकट्ठे करना नहीं है, बस ये एक ऐसी चीज है कि आपको डेटा को असेंबल करना है ताकि उस पे एनालिसिस करके आपके पास रिजल्ट आ जाए, ठीक है। तो किचन सिंक अप्रोच में आपको ये देखने को मिलता है कि आपको जो है हर एक डेटा जो है आपको अपने रिसर्च में इंक्लूड करते जाओगे, रिपीटेबल बनाओगे चीज़ों को, एक से एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह भी जो है एक सेम कंसेप्ट जैसे जो है आप दे दोगे, और फिर वो जैसे चॉस बन जाएगा फिर, ठीक है। तो हर एक चीज़ को आपको अपनी रिसर्च में नहीं लाना है। यू हैव टू बी लिमिटेड, नॉट सो लिमिटेड कि आपका फिर रिसर्च जो है वो फिर लिमिटेड ही रह जाए। नहीं, आपको लिमिटेड रहना है। कितना लिमिटेड रहना है? ताकि आप पे किचन सिंक अप्रोच नहीं लगे, ठीक है। तो हर एक चीज को मतलब आप डेटा लाओगे और इंक्लूड करोगे, आप डेटा लाओगे, इंक्लूड करोगे, एक किचन जैसा माहौल हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। सो एट द सेकेंड इंस्टेंस आपको अब क्या करना है? अब आपने इन चीज़ों को अपने दिमाग में रख के अब आपको सेकेंडली आपको क्या सोचना है, क्योंकि हर एक चीज़ इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, और इन प्रिंसिपल्स के आधार पर जब आपने इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया, अब आपको दूसरे स्टेप पे जाना है। अब वो दूसरा स्टेप क्या है? क्योंकि हमें कंपाइलेशन करना है, और कंपाइलेशन के लिए हमारे पास डेटा होना चाहिए, ठीक है। तो डेटा होना चाहिए, सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दिस डेटा नाउ, ठीक है। तो हमने हर एक प्रिंसिपल को अपने मद्देनजर में रखा है, अब हमें डेटा पे काम करना है। नाउ द डेटा इज एवरीथिंग फॉर यू। आपने डेटा को अच्छी तरह से इकट्ठे किया है, अब आप क्या करोगे, ठीक है। सो डेटा को जब आप कलेक्ट करोगे, ठीक है, तो आपने प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखा है, ठीक है। अभी तक आपने जो है डेटा को कलेक्ट नहीं किया है, अब आप डेटा को कलेक्ट करोगे। सो हाउ शुड डेटा बी कलेक्टेड? आपके पास अब डेटा कलेक्ट करने का तरीका क्या है? आप जाओगे गवर्नमेंट एंड पब्लिक कॉर्पोरेशंस पे, ठीक है। तो मतलब कैसे कि आप गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाओगे, या सेंसस जैसे रिपोर्ट्स आते हैं जो पब्लिक कॉर्पोरेशंस होती है
वहाँ से आप डेटा को इकट्ठे करोगे, ठीक है। या रेगुलेटरी रिपोर्ट्स, पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे कि हमारे पास आते फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी तरफ से बैलेंस शीट्स आती हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स जो है वो आते हैं। उससे आपके जो है अगर डेटा में फाइनेंशियली जो है कुछ हो तो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। सो इनडायरेक्टली फ्रॉम द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनेज एंड पीरियोडिक सर्विस। एक्चुअली याद है प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में, क्योंकि हमारे पास अभी प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का कंसेप्ट नहीं है, इसीलिए ये चीज़ें ऐसे ऐसे मैंने लिखी हैं। अगर आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के कुछ कंसेप्ट होगा तो आपको ये तीनों चीज़ों में से बिल्कुल भी पता चलेगा कि प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें जो है दिमाग में रखनी है कि प्रिंसिपल्स को फॉलो करके जब हम डेटा को जो है कलेक्ट करेंगे, वो कैसे कलेक्ट करेंगे, हम इस पे जाएंगे या इस पे जाएंगे या इस पे जाएंगे, यहाँ से आप डेटा को आप कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, सो आफ्टर कलेक्टेड, ठीक है, अब हमने डेटा को भी कलेक्ट किया है, ठीक है। डेटा को कलेक्ट किया हमने, चाहे हमने गवर्नमेंट ऑफिस पे गई या हमने क्वेश्चनियर किया, सर्वेज किया, इंटरव्यूज की, पर्सनल इंटरव्यूज या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया, कुछ भी। सो व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट, आपने जो डेटा लाए, क्या अब इस डेटा पे क्या एक्सपेक्ट करोगे। अब डेटा कलेक्टेड मस्ट बी रिप्रोड्यूसिबल, रियलेबल एंड डिपेंडेबल। आपको ऐसा नहीं कि आपने डेटा जो लाया आप इस डेटा को अब यूज ही नहीं करोगे, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। जब आपको डेटा है दैट मस्ट बी रिप्रोड्यूसिबल, वो रियलेबल होना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई बायस ना हो। सफिशिएंट डेटा सेट्स हैव बीन जनरेटेड फॉर जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड रीचिंग दिस करेक्ट कंक्लूजन्स। तो आपके पास सफिशिएंट डेटा होना चाहिए ताकि जब आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करोगे उस पर आपके पास जो कंक्लूजन्स होंगे वो प्रॉपर हो, एफिशिएंट हो, उसमें कोई फिर जो है लैगिंग्स ना पड़े। सो इफ इनसफिशिएंट डेटा इज कलेक्टेड, अगर आपने इनसफिशिएंट डेटा, कम डेटा जो है आपने इकट्ठे किया या बहुत ज़्यादा डेटा को इकट्ठे किया लेकिन वो एफिशिएंट ना हो, ठीक है, बिकॉज दिस एफिशिएंट वर्ड इज मस्ट हियर इन द डेटा कलेक्शन, इसलिए मैं इसको बार बार यूज़ कर रहा हूँ। एंड collected then at most only a trend should be claimed। तो यहाँ से जब आपके पास डेटा कम पड़ेगा तब आप क्या करोगे, इससे आपको थोड़ा अंदाज़ा मिलेगा कि मुझे जो है और डेटा को पकड़ना है, इस तरीके से डेटा को पकड़ना है, क्योंकि जब आपने पहले से कुछ डेटा जो है इकट्ठे किया होगा इससे आपके पास एक ट्रेंड जैसा जो है पता चलेगा, ठीक है, जिससे आप दूसरे जो 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 आगे वाले जो काम आने वाली डेटा है उसको भी आप समझोगे और कहाँ कहाँ से उसको जो है इकट्ठे करना है वो भी समझोगे। नाउ यू हैव टू बी वेरी अप्रोप्रिएट फॉर डेटा एनालिसिस। जब आपने डेटा को आप कलेक्ट किया वो सफिशिएंट था, इनसफिशिएंट नहीं है, रिप्रोड्यूसिबल है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डेटा पे एनालिसिस करना है, दैट शुड बी वेरी अप्रोप्रिएट। एनालिसिस जो है आप कौन सा मेथड एनालिसिस के लिए लगाना है, दैट क्योंकि वो स्टैटिस्टिकल अप्रोच है फिर, क्योंकि डेटा पे जब हम एनालिसिस करते हैं बहुत सारी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स की मदद से या ऐसे भी ह्यूमन बिहेवियर से हम इसको देख सकते हैं, लेकिन आमतौर से अगर हम स्टैटिस्टिकल पर्सपेक्टिव की तरह देखें हम ज़्यादातर अब सॉफ्टवेयर ही यूज़ करते हैं। So drawing wrong conclusions based on incorrect data analysis is detrimental, obviously harmful। क्योंकि अगर आपने डेटा को गलत लाया है और इसी आधार पर आप कोई कंक्लूजन देते हो that is detrimental, वो बिल्कुल हार्मफुल है ना, क्योंकि आपने डेटा को ही गलत लाया है और आप यहाँ से कह रहे हो कि ऐसा कंक्लूजन है, that is obviously something, आप समझ सकते हो ये चीज़ें, ठीक है। सो फाइनली इट इज़ टाइम टू गेट कंपाइलर। जब आपने इतनी सारी चीज़ें की, प्रिंसिपल्स को याद रखा, बहुत सारी जो है चीज़ों को याद रखा, डेटा कहाँ से लाऊं, डेटा कैसे डिफाइन करूं, सब जो है इकट्ठे करके इन चीज़ों पे आपने काम किया। सो फाइनली इट इज़ टाइम टू गेट डेटा कंपाइल्ड। अब जब आप इतनी चीज़ें आप करोगी, अब हम कहेंगे कि आपको डेटा कंपाइल करना है, आपको डेटा को असेंबल करना है। सो डेटा हैज़ टू बी वेरी एक्यूरेट। ये कब हम कहेंगे डेटा एक्यूरेट है, क्योंकि इस वक्त तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ,
मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास रिजल्ट आया है, ठीक है। सो इट इज दैट द डेटा मस्ट बी वेरी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज एंड शुड बी करेक्टली असेंबल्ड, कि आपके पास जो डेटा है वो एक्यूरेट हो, प्रिसाइज हो, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं हो, किचन सिंक अप्रोच इस पे अप्लाई ना हो, ठीक है, गीगो इस पे अप्लाई ना हो, एंड शुड बी करेक्टली असेंबल्ड, इस पे जो है वो करेक्टली असेंबल होना चाहिए। द डेटा should have been categorized into the sections, that is categorization, प्रॉपर कैटेगराइजेशन होना चाहिए। जब आपने डेटा को लाया, आप डेटा को आप इकट्ठे कर रहे हो, असेंबल कर रहे हो, लेकिन कैटेगरी में। फॉर एग्जाम्पल आप रेनफॉल का मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। अगर ये एरिया आपको स्टडी करना है तो आपको इसको कैटेगराइज करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ऐसे कैटेगराइज किया, तो आप इसको ग्रुप 1 नाम रखोगे, इसको रखोगे ग्रुप 2, इसको रखोगे ग्रुप 3, तो ग्रुप 4। अब आप इस एरिया की जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करोगे और रखोगे कैटेगरी 1 में, इसको करोगे रखोगे कैटेगरी 2 ग्रुप 2 में, ठीक है। इसी तरीके से इसको रखोगे ग्रुप 3 में, इसी तरीके से इसको कैटेगरी 4 है ग्रुप 4 में रखोगे, ठीक है। तो इससे आपकी कैटेगराइजेशन हो जाएगी, ठीक है। तो फिर आप इसको पूरी तरीके से एनालाइज कर सकते हो। सो अ प्रॉपर चैप्टर लिंक शुड बी इन्वॉल्व्ड, ठीक है। तो अगर आपका फॉर एग्जांपल जब आप एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, जब आप कंटेंट्स पे लिख रहे हो, ये आपकी इंट्रोडक्शन हो गई, इस पे आपका जो है जो डेटा है, ठीक है, इसकी इंट्रोडक्शन होगी। अब तीसरे में आपका मेथड होगा, ठीक है। तो फोर्थ आपकी जो चैप्टर्स होंगे ना वो लिंक्ड होने चाहिए आपस में। ऐसा नहीं कि आपने रिजल्ट पहले ही दे दिया हो और जो एनालिसिस है वो बाद में, ऐसा तो नहीं होगा ना। पहले एनालिसिस होगी और लास्ट में इसका रिजल्ट होगा। एक प्रॉपर लिंक होना चाहिए। सो करेक्ट ऑर्डर इज मस्ट, इसका ऑर्डर भी जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। So the data obtained should be properly checked for any statistical adjustments. तो आपको डेटा को भी चेक करना है। जब आप असेंबल कर रहे हो ना, तब असेंबल करके उसमें भी आपको देखना है कि क्या मुझे कोई स्टैटिस्टिकल जो एडजस्टमेंट्स है वो मुझे मत करनी है इसमें, ठीक है, क्योंकि आगे फिर वो प्रॉब्लम्स कर सकती है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी हमारे पास जब डेटा आता है ना, तो इसमें हमें स्टैटिस्टिकल एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। इससे पहले मैंने ये आपको अच्छी तरीके से समझाया था कि ये एडजस्टमेंट्स जो है, ठीक है। सो दीज शुड बी क्लियरली चेक्ड, द डाटा शुड बी कोडेड सो दैट द एनालिसिस इज डन एफिशिएंटली, क्योंकि इसके बाद कंपाइलेशन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेटा एनालिसिस। अब डेटा एनालिसिस हमें करना है, लेकिन इसके लिए आपको कोडेड डेटा को कोड करना है ताकि आपकी जो एनालिसिस है वो फिर एफिशिएंट बन जाए, ठीक है। क्योंकि आपने पहले ही जो है ग्रुप 1 तो इसको आपने कोड किया G1 से, तो G2 से, G3 से, G4 से। अब इनकी लिंकिंग आपको देखनी है कि कहाँ कहाँ से कितनी रेनफॉल होती है, ठीक है। अब वहाँ से आप जो है डेटा को फिर जब असेंबल करोगे तब उसमें आसानी होगी, एफिशिएंसी इसमें आ जाएगी। ये मैं बस एक एग्जांपल देता हूँ। कोडिंग जो है वो डिफरेंट कंसेप्ट है, इसमें मतलब जो हम चीज़ों को लिंक कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम पर्टिकुलर रीजन के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे कि इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज अगर हम देखेंगे तो इसको हम रखेंगे फॉर एग्जाम्पल आई, इसको हम रखेंगे I1। दूसरा फैक्टर अगर हम देखेंगे इसमें डिस्टेंस फ्रॉम सी, ठीक है। तो उसका असर अगर हम देखेंगे तो उसका रखेंगे हम फॉर एग्जाम्पल I2 नाम। तो इससे हमारे पास कोडिंग आ गई। अब इस कोडिंग से हम I1 पे जा सकते हैं और इंडस्ट्रीज का जो है कैलकुलेट करेंगे कि इंडस्ट्रीज कितनी है पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। फिर तो मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है कोडिंग में, उससे जो है एनालिसिस आसान बन जाती है, ठीक है। ताकि जो सॉफ्टवेयर का यूज़ जब हम करेंगे तब उसमें जो है एफिशिएंसी आ जाती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कंपाइलेशन ऑफ डेटा पे जो है इंफॉर्मेशन जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूरी थी वो मैंने आपको प्रोवाइड की है। तो इसके बाद हमारे पास लेक्चर 15 आ जाएगा, वो आएगा मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। पहले हम कंसिडर करेंगे प्राइमरी डाटा, फिर हम कंसिडर करेंगे सेकेंडरी डेटा को। तो अगर आप को इस वीडियो से फ़ायदा मिले तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को ज़रूरी लाइक कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रहे, खुश रहे, खुदा हाफिज़।